इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले। अच्छा। हाँ, हमें एक फाइल मिली है, कुछ नोट्स हैं एक होम्योपैथिक उपचार के बारे में जिसका नाम है चिनिनम आर्सेनिकोसम। चिनिनम आर्सेनिकोसम। और हमारा मिशन है इन नोट्स के आधार पर इसकी पूरी प्रोफाइल तैयार करना। इसका सिग्नेचर मूव क्या है, इसके खास लक्षण क्या हैं, और सबसे जरूरी, इसे इसके हमशक्ल से कैसे अलग पहचाने। बिल्कुल, आर्सेनिकम आयोडेटम से, ताकि पहचान में कोई गलती ना हो। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का, क्योंकि होम्योपैथी में सही पहचान ही सब कुछ है। तो चलिए इस फाइल को खोलते हैं। पहली बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। हाँ बिल्कुल, चिनिनम यानी कुनैन और आर्सेनिकोसम यानी आर्सेनिक। यह इन दो बहुत ही जाने माने पदार्थों के गुणों का एक मिश्रण है। और यही यही इस उपचार की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, कुनैन से इसे मिलती है आवधिकता। आवधिकता मतलब पीरियोडिसिटी। हाँ, पीरियोडिसिटी यानी लक्षणों का एक तय वक्त पर एक पैटर्न में बार बार लौटना। अच्छा। और आर्सेनिक से इसे मिलती है वो गहरी वाली बेचैनी, चिंता और जबरदस्त कमजोरी। ये दोनों गुण जब मिलते हैं तो एक बहुत ही साफ तस्वीर बनती है। तो सबसे पहले, ये उपचार मुख्य रूप से किस लिए है? नोट्स में लिखा है थकान और अत्यधिक कमजोरी। पर कमजोरी तो बहुत आम शब्द है। यहाँ किस तरह की कमजोरी की बात हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये वो वाली थकावट नहीं है जो दिन भर काम करने के बाद होती है। नहीं। नहीं, ये एक ऐसी गहरी जान निकाल देने वाली कमजोरी है जो किसी बड़ी बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा या टाइफॉइड के बाद शरीर में घर कर जाती है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर की बैटरी पूरी तरह से जीरो हो गई है और उसे चार्ज करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। बिल्कुल। मरीज बिस्तर से उठना तो चाहता है लेकिन शरीर साथ ही नहीं देता। मतलब शरीर की इच्छा शक्ति और शारीरिक क्षमता में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। तो अगर शरीर इतना थक गया है तो इसका असर दिमाग पर भी जरूर पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल पड़ता है। जब शरीर इतना कमजोर हो तो मन शांत नहीं रह सकता। मरीज में बहुत ज्यादा चिंता और चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही खास बात लिखी है जो इसकी तस्वीर को और साफ करती है। क्या? वो हर शोर से परेशान हो जाता है। एक मिनट, इस पर रुकते हैं। हर शोर से परेशान होना, ये बहुत दिलचस्प है ना? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसे तेज आवाज पसंद नहीं। इसका मतलब है कि उसका नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा संवेदनशील हो गया है। हाँ बिल्कुल। कि दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज भी उसे चौंका देती है, उसे परेशान कर देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सिस्टम ओवरलोड की स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे शरीर का वॉल्यूम कंट्रोल टूट गया है और हमेशा मैक्स पर अटका हुआ है। और यही ओवरलोड हमें सिर के लक्षणों में भी दिखता होगा। हाँ बिल्कुल। नोट्स में न्यूरैल्जिक हेडेक का जिक्र है। न्यूरैल्जिक हेडेक आम सिरदर्द से ये कैसे अलग होता है? क्या ये किसी नस से जुड़ा दर्द है? हाँ, इसे आप एक सामान्य दबाव वाले सिरदर्द की तरह ना समझें। ये एक बिजली के झटके की तरह तेज चुभने वाला दर्द होता है जो किसी एक नस के रास्ते पर चलता है। बहुत तकलीफदेह होता होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सुराग क्या है? वही खुनैन वाला गुण, आवधिकता। बिल्कुल, ये दर्द आवधिक होता है। ये एक तय पैटर्न में आता है। हो सकता है हर दूसरी सुबह हो या हर रोज ठीक दोपहर 3 बजे शुरू हो जाए। मतलब घड़ी की सुई की तरह नियमित। एकदम। तो एक तरफ शरीर की बैटरी पूरी तरह से खत्म है और दूसरी तरफ दर्द और बेचैनी एक तय समय पर हमला कर रहे हैं। हाँ, ये किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल स्थिति है। अगर पूरा सिस्टम इतना कमजोर है तो मैं सोच सकती हूँ कि दिल पर भी इसका गहरा असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। नोट्स में दिल की धड़कन पैल्पिटेशन का जिक्र है, जिसके साथ मरीज को ऐसा महसूस होता है कि दिल बस अभी रुक गया। ये बहुत डरावनी भावना है। तो क्या ये दिल की कोई स्थायी बीमारी है? नहीं, और यही समझना जरूरी है। ये कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, ये फंक्शनल कमजोरी है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के बाद दिल की मांसपेशियां इतनी थक जाती हैं कि वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाती। तो ये फिर से वही खाली बैटरी वाली बात हुई। बिल्कुल। दिल की मशीन ठीक है पर उसे चलाने के लिए करंट नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, पेट और पाचन के बारे में क्या? क्योंकि बीमारी के बाद अक्सर भूख मर जाती है। यहाँ भी हमें वही कमजोरी और आर्सेनिक के क्लासिक लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि भूख पूरी तरह से गायब हो जाती है। मरीज को खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। प्यास लगती है लेकिन अजीब तरह की। अजीब तरह की प्यास? हाँ, बहुत सारा पानी एक साथ पीने की इच्छा नहीं होती, बस थोड़ी थोड़ी देर में एक एक घूंट पानी।
और अक्सर वो एक घूंट पानी भी पेट में भारीपन या बेचैनी पैदा कर देता है। और नोट्स में खाने के बाद दस्त का जिक्र भी है, जिसमें बिना पचा हुआ खाना निकलता है। हाँ, ये तो बहुत ही साफ संकेत है। इसका मतलब है कि पाचन तंत्र इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि उसके पास खाने को पचाने तक की ऊर्जा नहीं बची है। बिल्कुल। वो उस ईंधन को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। शरीर एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है जहां ऊर्जा की कमी है, लेकिन वो ऊर्जा बनाने के लिए भोजन को पचा भी नहीं पा रहा है। हर अंग संघर्ष कर रहा है। हाँ, ये किसी एक हिस्से की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के ठप पड़ जाने की कहानी है। और ये कहानी सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है। नोट्स के मुताबिक इसका असर श्वसन तंत्र पर भी पड़ता है। दमा के दौरे का जिक्र है। हाँ, एस्थमेटिक अटैक्स जो अक्सर रात में होते हैं और छाती में बहुत भारीपन महसूस होता है। और मुझे यकीन है यहाँ भी वही पैटर्न होगा। बिल्कुल वही आवधिकता। दौरे एक तय समय पर लौटते हैं और बुखार के मामले में तो ये पैटर्न और भी ज्यादा साफ हो जाता है। मलेरिया और हेक्टिक फीवर में हाँ, नोट्स में इसका जिक्र है। यहाँ मुख्य लक्षण है ठंड और गर्मी की लहरों का एक निश्चित समय पर लौटना। जैसे मलेरिया में होता है कि मरीज को पता होता है कि कल दोपहर ठीक 1 बजे उसे कंपकंपी वाली ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। ये घड़ी जैसी निमित्तता ही चिनिनम आर्सेनिकोसम का सबसे बड़ा पहचान चिन्ह है। बिल्कुल। यहाँ तक कि त्वचा पर भी। नोट्स में आवधिक त्वचा विस्फोट और पुरानी पित्ती का उल्लेख है। ये हैरान करने वाला है। हाँ, ये लयबद्ध पैटर्न शरीर के हर स्तर पर दिखाई देता है और साथ ही हाथ पैरों में ठंडक और थकान महसूस होती है, जो खराब ब्लड सर्कुलेशन और जीवन शक्ति की कमी का संकेत है। एग्जैक्टली। तो अब देखिए, हमारे पास एक पूरी तस्वीर है। एक ऐसा मरीज जिसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिसका नर्वस सिस्टम हाई अलर्ट पर है और जिसके सारे लक्षण दर्द, बुखार, दमा, यहाँ तक कि स्किन रैश एक अजीब सी कठोर लय का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास लक्षणों की ये लिस्ट है, तो अगला कदम ये जानना होता है कि कौन सी चीजें इस स्थिति को बेहतर या बदतर बनाती हैं। मोडालिटीज। हाँ, मोडालिटीज। ये एक तरह से हमारे जासूसी के काम में सुराग की तरह है ना? बिल्कुल। मोडालिटीज सही उपचार को चुनने में निर्णायक हो सकती हैं। तो क्या कहते हैं नोट्स? नोट्स के अनुसार ठंड और नमी से लक्षण बदतर हो जाते हैं। अगर मरीज ठंडी नम हवा में जाता है तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अच्छा। और एक और बहुत दिलचस्प बात, हर दूसरे दिन लक्षण बदतर हो जाते हैं। ये उस आवधिकता का एक और स्पष्ट उदाहरण है। हाँ, साथ ही खाने के बाद भी लक्षण बढ़ते हैं, जैसा कि हमने दस्त के मामले में देखा। और आराम किससे मिलता है? नोट्स में लिखा है गर्मी से। हाँ, मरीज को गर्मी से, गर्म सिकाई से या गर्म कमरे में रहने से आराम मिलता है। ये समझ में आता है क्योंकि उसके शरीर में वैसा ही अंदरूनी ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास का भी जिक्र है ना? हाँ, एक बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण विरोधाभास। आमतौर पर मरीज को गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन कभी-कभी ठंड लगने के बावजूद उसे एक गर्म बंद कमरा घुटन भरा या दमनकारी लग सकता है। उसे ताजी हवा की तलब होती है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है। शरीर को गर्मी चाहिए क्योंकि उसे ठंड लग रही है, लेकिन गर्म कमरा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? ये शरीर के अंदर चल रहे एक गहरे संघर्ष को दिखाता है। उसका शरीर, उसकी कोशिकाएं गर्मी मांग रही हैं क्योंकि जीवन शक्ति कम है। लेकिन हो सकता है उसके फेफड़ों को या उसके बेचैन नर्वस सिस्टम को ताज़ी ऑक्सीजन और खुलेपन की जरूरत हो। ये एक बहुत ही अहम सुराग है। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। तो अब हम अपनी जासूसी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, तुलना। हाँ, नोट्स में एक तुलनात्मक तालिका दी गई है जो चिनिनम आर्सेनिकोसम और आर्सेनिकम आयोडेटम के बीच के अंतर को साफ करती है। और ये तालिका बहुत कीमती है क्योंकि ये दोनों नाम में आर्सेनिकम होने की वजह से बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि असल प्रैक्टिस में ये बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल हो सकता है और इसीलिए तालिका जरूरी है। चलिए इन दोनों संदिग्धों को आमने सामने खड़ा करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला और सबसे बुनियादी अंतर क्या है? बुनियादी अंतर उनकी कार्रवाई के मैदान में है। आर्सेनिकम आयोडेटम का इस्तेमाल तब होता है जब शरीर में जैविक परिवर्तन हो रहे हों। ऑर्गेनिक चेंजेस। हाँ, ऑर्गेनिक चेंजेस, यानी जब शरीर के टिश्यू या अंग सचमुच में खराब हो रहे हों, जैसे टीबी में फेफड़ों का गलना। अच्छा, और चिनिनम आर्सेनिकोसम? उसका इस्तेमाल तब होता है जब शरीर में कोई ढांचागत खराबी नहीं होती, बल्कि सिर्फ ऊर्जा की, मतलब फंक्शन की कमी होती है, जैसे वायरल के बाद की जबरदस्त कमजोरी। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी सोच रही थी। क्या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कार की तरह है जिसका इंजन जंग खाकर गल रहा है? वो हुआ आर्सेनिकम आयोडेटम। हाँ, और दूसरी कार का इंजन बिल्कुल ठीक है, बस उसका पेट्रोल टैंक पूरी तरह खाली हो गया। वो हुआ चिनिनम आर्सेनिकोसम। ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। अच्छा। बिल्कुल यही अंतर है।
एक में कार का ढांचा ही खत्म हो रहा है, दूसरे में सिर्फ ईंधन खत्म हुआ है। और यही अंतर हमें उनके बाकी लक्षणों में भी दिखाई देता होगा। हाँ, जैसे कि बुखार। आर्सेनिकम आयोडेटम में हेक्टिक फीवर होता है, जिसमें रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है। ये एक लगातार चलने वाला, शरीर को गलाने वाला बुखार है। जबकि चिनिनम आर्सेनिकोसम में मलेरिया जैसा आवधिक बुखार होता है, जो एक तय वक्त पर आता है और चला जाता है। एक में लगातार आग लगी हुई है, दूसरे में आग रुक रुक कर भड़कती है। और शरीर पर होने वाले नुकसान में भी ये फर्क दिखता है। तालिका कहती है कि आर्सेनिकम आयोडेटम में वजन तेजी से घटता है, जबकि चिनिनम आर्सेनिकोसम में ताकत तेजी से घटती है। आपकी कार वाली एनालॉजी यहां भी फिट बैठती है। एक में कार का मेटल यानी मास गल रहा है, और दूसरे में कार की रफ्तार यानी शक्ति खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। आर्सेनिकम आयोडेटम में शरीर खुद को ही खा रहा है। चिनिनम आर्सेनिकोसम में शरीर बस थक कर चूर है। और दिल के लक्षणों में भी यही अंतर है। हाँ, आर्सेनिकम आयोडेटम गंभीर स्थितियों जैसे मायोकार्डियाटिस से जुड़ा है। ये वास्तविक जैविक परिवर्तन है, मतलब इंजन के पुर्जे खराब हो रहे हैं। जबकि चिनिनम आर्सेनिकोसम में सिर्फ इन्फ्लुएंजा के बाद की धड़कन है। यहाँ दिल की मांसपेशी बीमार नहीं, बस थक गई है। बिल्कुल। और आखिर में सबसे बड़ा और निर्णायक सुराग, मोडालिटी का अंतर। हाँ, ये वो निर्णायक सबूत है जो केस को सुलझा देता है। क्या है वो? आर्सेनिकम आयोडेटम में गर्मी से स्थिति खराब होती है। मरीज गर्म कमरे में नहीं रह सकता, उसे ताजी ठंडी हवा चाहिए। और चिनिनम आर्सेनिकोसम? उसमें उस छोटे से विरोधाभास के बावजूद आमतौर पर गर्मी से बेहतर महसूस होता है। उसे ठंड और नमी से परेशानी होती है। ये एक ऐसी साफ लकीर है जो दोनों को बिल्कुल अलग कर देती है। तो आज हमने चिनिनम आर्सेनिकोसम पर मिले इन नोट्स की गहरी पड़ताल की। हमने इसकी पूरी प्रोफाइल तैयार की। एक ऐसी स्थिति जिसमें जबरदस्त कमजोरी हो, नर्वस सिस्टम हाई अलर्ट पर हो, और सबसे बड़ी पहचान, लगभग हर लक्षण का एक घड़ी की तरह तय वक्त पर बार बार लौटना। बिल्कुल। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपचार शक्ति की हानि, लक्षणों की एक निश्चित लय और दो शक्तिशाली तत्वों कोनैन और आर्सेनिक के गुणों के अनूठे मिश्रण से पहचाना जाता है। और आर्सेनिकम आयोडेटम के साथ इसकी तुलना ये दिखाती है कि होम्योपैथी में सही निदान के लिए कितने छोटे छोटे अंतरों पर ध्यान देना पड़ता है। ये लगभग सही होने का खेल नहीं है, ये बिल्कुल सही होने का विज्ञान है। इस पूरी चर्चा में आवधिकता या लय शब्द बार बार आया है, चाहे वो सिर दर्द हो, बुखार हो या दमा का दौरा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर की कई बीमारियों और लक्षण किस तरह आंतरिक या बाहरी चक्रों से बंधे हो सकते हैं, जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। शायद ये सिर्फ दिन और रात का चक्र नहीं, बल्कि और भी गहरे सूक्ष्म चक्र हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं, और जब वे बिगड़ते हैं तो पूरा सिस्टम पटरी से उतर जाता है।